हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 16 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड लेकर मैं आया हूँ। द डायमेंशन फैक्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के हैं उसे डिस्कस करेंगे सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर में। फिर उसको स्टैटिक से लिंक किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर होगा तो उसे हम सॉल्व करेंगे साथ साथ। एंड मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल तो आपको पता ही है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द डायमेंशन फैक्ट्री में। एज यू नो कि द डायमेंशन फैक्ट्री में क्या है कि एक टॉपिक जो है मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। और टॉपिक में एक दिन पहले ही हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो 2026 का अंडरस्टैंड यूपीएससी का उसी पर बताता हूँ। वहीं पे बच्चे अपनी कॉपी जो है ब्रेनस्टॉर्म हो या पूरे आंसर्स लिखे हुए कॉपी सबमिट करते हैं और जिसे मैं रिव्यू करता हूँ बिटवीन 7 to 9 PM। आप अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद मैं रिव्यू करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो ये टॉपिक बता दिया था और आपको पता होगा कि द डायमेंशन फैक्ट्री में मैं कोशिश करता हूँ कि एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाए एक पार्टिकुलर टॉपिक का। एंड हमारे नोट्स कैसे होते हैं उसी बेसिस पे हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन देखा मैं और उस हिसाब से मैं रिवीजन आपको करवाऊँ, नहीं। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नोट्स होते हैं ना, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो मेंस के लिए हो, उसी के बेसिस पे हम रिवीजन करेंगे, उसी को यूज़ करते हुए हम रिवीजन करते हैं। नॉर्मली तो हम वैसे ही करते हैं ना, हमें थोड़ी पता होता है क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो उसी को यूज़ करके जो है फिर हम क्वेश्चन पाएंगे। रिवीजन करने के बाद 2-3 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं एंड देन हम क्वेश्चन को लिखेंगे सो दैट जो हमारे नोट्स में एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है ना उसी को यूज़ कर पाए। सो ट्राइबल अनरेस्ट की जब बात आएगी इंडिया में तो आपके दिमाग में क्या चलता है? हम जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है, लोकेशन क्या है, ईयर क्या है, ठीक है। देन लीडर कौन थे, लीडर्स अगर होंगे कौन थे, ठीक है। यही 3-4 चीज़ें हम फोकस करते हैं। चाहे ट्राइबल रिवॉल्ट हो या एग्रीकल्चरल जो कोई ऐसा है, मतलब कि रिवॉल्ट हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं ना, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मेन है ट्राइबल रिवॉल्ट्स को हम देखते हैं। पीजेंट या ट्राइबल मेनली यही होते हैं। सो क्या आता है आपके दिमाग में? सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। लोकेशन, लीडर्स एंड जो ईयर था एंड वन मोर थिंग, रीज़न, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट रिवॉल्ट या रीजंस, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि डिस्कस कर सकते हैं नेचर क्या रहा था ये ट्राइबल अनरेस्ट जो हुआ था। फिर उसके बाद फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। ये भी मध्य मायने रखता है। एंड देन काइंड ऑफ क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा, यही यही 3-4 चीज़ें हम देखेंगे ना कि ऑल दो फेल हुआ मतलब कंप्लीटली फेल तो नहीं कह सकते, बट समहाउ समवेयर इंस्पायर किया, मतलब फ्यूचर जनरेशन को। एंड इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इंस्पिरेशन मिलती है। जो ट्राइबल रिवोल्ट जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पास हुआ था, तो उसका जो बेसिस है ना, ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही हम इंस्पायर होके लोगों के लिए, जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए जो लाइवलीहुड इंश्योर कर सके, उन्हें फॉरेस्ट राइट जो है वो दे सके, ठीक है। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। तो लेट अस सी, पहले हम देख लेते हैं कि लोकेशंस कहाँ कहाँ थे। आपको अगर याद हो इंडिया का, अगर मैं आप बना दूँ, ठीक है। माफ़ कीजिएगा अगर अच्छा मैप ना बने, बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की है। अरे यार ये स्ट्रेट क्यों हो गया? ओके। सो आपको पता है मोस्टली ये छोटा नागपुर रीजन, संथाल रीजन, ये जो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा एंड देन झारखंड, मेनली झारखंड ही है। यहाँ पे 3-4 ऐसे रिवोल्ट्स हुए हैं मेनली। उसको हम काउंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं मैप बनाकर। देन सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रमोशी था, भील था, ठीक है। एंड कोल कोल म्यूटनी, ये सारे रिवोल्ट्स को हम ऐसे शो कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी हम देख सकते हैं कि नागा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं। सदर्न इंडिया में आपको पता है अलूरी सीताराम राजू, रंपा रेबेलियन, इन सब को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले लोकेशन आ गया। ईयर अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो मेंस है ना, इन चीज़ों में हम स्मार्टली बच भी सकते हैं। उसके बाद नेचर हम बात करते हैं इस रिवोल्ट का। क्या था नेचर? स्पॉन्टेनस था, मतलब एकदम से रिवोल्ट हो गया, लोकलाइज था, एंटी कॉलोनियल इन स्पिरिट था, बट कोई नेशनलिस्टिक ऐसा नहीं था कि पूरा ऑल पैन इंडिया लेवल पे इसको मतलब मूवमेंट को लड़ा जा रहा है या लीड किया जा रहा है। वायलेंट था, ठीक है। और सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट थे, मतलब कि जो कन्वर्जेंस हो रहे थे, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं कि नेचर इसका इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। एक और चीज़ है रीजंस, जो कि शायद क्वेश्चन का पार्ट है, हम आगे देखेंगे।
सो रीजन्स में वही है, पेस्टल अप्रोच अपनाते हैं। इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले आएगा, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को टच कर सकते हैं, फिर हम टच कर सकते हैं सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट जिसकी अभी मैंने बात की, ठीक है। सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट की मैंने अभी बात की, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी टच कर सकते हैं। वैसे पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल को साथ में ही ब्रेक कर सकते हैं। अब इसी में 2 3 4 पॉइंट्स आप लोग सोचो ना। सबसे पहले उनकी लैंड जो है ना वो ले ली गई, एलिनेट किया गया उन्हें। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है जिसपे उनकी लाइवलीहुड मतलब चलती है उसी से। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या ऐड कर सकते हैं, आप जस्ट सोचो। इकोनॉमिक्स में जैसे कि जो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ये लोग पैसे मनी लेंडर से लिया करते थे, एंड यस एवरी जो हम इस तरह से आर्ग्यूमेंट जनरेट करें ना, इको में, पॉलिटिकल में, सोशियो रिलीजियस में, एनवायरमेंटल में, हर एक को पॉसिबली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव एग्जाम्पल फॉर एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, बट कोशिश करना है कि जितने अभी हमने डिस्कस किए थे ना उसको उससे कनेक्ट कर पाए, तभी पॉइंट सब्सटेंशिएट होगा। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब हम रीजंस देंगे ना तो इकोनॉमिक रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल कि जहाँ तक बात है इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो जो मनी लेंडर्स के अगेंस्ट, जैसे मैंने अभी बोला ना, मनी लेंडर्स लैंडलॉर्ड्स की वजह से संथाल रेवेलियन हुआ था। मेनली जो रेवेलियन संथाल वाला रिवोल्ट हुआ था उसका यही रीज़न था, ठीक है। तो ऐसे हम शो कर सकते हैं। या लॉस ऑफ लैंड को है ना इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल सब में हो जाएगा, आपके ऊपर है चालाकी दिखाने का। मतलब जो भी रिवॉल्ट याद आ रहा है ना उससे कनेक्ट कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली याद है तो हम दिखा सकते हैं। फिर इको का हो गया 2 3 पॉइंट। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें फोर्स लेबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो करते थे। फिर हम इको में, ये पॉलिटिकल में हम दिखा सकते थे कि सेल्फ गवर्नेंस में वो लोग अवरोधक बन रहे थे, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो उन लोगों का होता था, कम संख्या में होते हैं ना, एक जगह इकट्ठे होते हैं, ठीक है, पॉकेट्स में। फिर सोशियो रिलीजियस में हम दिखा सकते हैं कि वो लोग जो है क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, कन्वर्ट करवा रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों का ना, ट्राइबल लोगों का अपना खुद का रिलीजन होता है, ठीक है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल बिरसा मुंडा, उनको खुद मसीहा माना जाता था, या अभी भी है इनफैक्ट मुंडाज में। तो उस चीज़ के अगेंस्ट भी इन्होंने रिवोल्ट किया। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं कि ये लोग फॉरेस्ट को एज ए भगवान, या मतलब कि पूजते हैं। मतलब सेक्रेड फॉरेस्ट पता है ना, तो उसको आप कट कर रहे हो, डाइवर्जन कर रहे हो, तो उसके वजह से भी लोग जो ना भर के। तो ये रीजन्स हो गया। एंड देन सक्सेस फेलियर की बात कर सकते हैं हम। क्या था, सक्सेसफुल हुआ या नहीं? मेरे हिसाब से फेल्ड हुआ, बिकॉज मतलब माइन्यूट सक्सेस कह सकते हैं, थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, बट बहुत बड़ी सक्सेस तो नहीं मिली, जो सच है। सो रीजन्स ऑफ फेलियर पे हम बात कर सकते हैं कि क्या 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 रीजन्स रहे हैं। सिंपल है, हर चीज़ को देखो ना, लोकलाइज्ड है, पैन इंडिया नहीं है, लीडरशिप नहीं है। मतलब लीडरशिप भी है तो वो मतलब दे आर मोर ऑफ वायलेंट नेचर। मतलब कि एक तरह से होता है ना, कंसेशंस कर पाए बैठ के डिस्कशन करके, वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप, कोऑर्डिनेशन गैप, ठीक है। सोचो ना, बहुत कुछ निकल के आ सकता है। हमारी ज़रूरत भी नहीं है कि लाइक हम ऐसे कर सकते हैं। रिसोर्सेस भी लिमिटेड थे, मॉडर्न जो वेपनरी थी वो नहीं था इनके पास, ठीक है। आइडियोलॉजी भी नहीं थी, मतलब कि लोकल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एक होता है ना आइडियोलॉजिकल बैटल होता है, वो भी नहीं था। एक तो पैन इंडिया नहीं है, और एक आइडियोलॉजिकल बैटल होता है, वो भी नहीं था, ठीक है। सो मतलब 8 10 ऐसे रीजन्स हम निकाल सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जो है ना लिमिटेड सक्सेस इसको मिला। ओके, सिग्निफिकेंस हम दे सकते हैं कि ऑल्दो इसका लिमिटेड सक्सेस मिला, बट कुछ फ़ायदे हुए, खास करके ट्राइबल्स के लिए, कि कुछ एक्ट्स पास कराए गए उनके फॉरेस्ट जो मतलब ऑनरशिप है, लैंड ऑनरशिप है उसको लेकर, ठीक है। और जो है रिकग्निशन दी गई थी कुछ जो ऐसे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। तो इस तरीके से 3 4 एक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो कि इससे क्या आउटपुट मिला इनके मतलब कि रिवोल्ट करने से, रेवेलियन से, या अनरेस्ट की वजह से, ठीक है। या आप इसको कंक्लूजन में भी डाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ये पूरा एक तरह से रिवीजन है। एंड देन हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप लोग ना CSI जो है ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, रिवीजन आपका एक तरह से हो गया है। सो वी कैन स्टार्ट विद द CSI
फिर कंक्लूजन एंड देन वैल्यू एडिशन। यहाँ पे वैल्यू एडिशन सिंपल है, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज मैप बना के इंडिया का शो करो, एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ना उससे पॉइंट सब्सटेंशिएट करो। अगर आप ज़्यादा मतलब कि आपके पास रेलिवेंट एग्जाम्पल्स है, मतलब ऐसे जनरलाइज ना करके लिख रहे हो, एक पार्टिकुलर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर्स को लेकर मैंने बोला ना कि संथाल रिवेलियन इसी के लिए हुआ था, तो स्पेसिफिकली लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कोर डिमांड हम देख लेते हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करके खुद से करो ब्रेनस्टॉर्म। कोर डिमांड हम देख लेते हैं तो क्या है। सबसे पहले रीजंस बताने हैं, ब्रिंग आउट द रीजंस बिहाइंड द ट्राइबल अनरेस्ट इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज एनालाइज द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड सक्सेस। तो दो है जो हमें शो करना है, 250 वर्ड्स का है, 3 पेजेस भरने हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है कि दोनों रीजन्स में 7-8 पॉइंट्स दोनों में हम जनरेट कर ले। और भी कोई अदर डायमेंशन आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो आप फ्री हो, पर ये दोनों तो एड्रेस करना ही है आपको। मेन ये है, मतलब इसको भी हम कह सकते हैं, मतलब इक्वली ही है, ऐसा नहीं है। सो यही है कोर डिमांड्स ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड देन इंट्रोडक्शन, ये स्ट्रक्चरिंग आपको पता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी में तो बता ही दिया, दो कोर डिमांड्स एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन सिंपली ऐसे कर सकते हो, मैंने बताया कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह आए, आर्ट एंड कल्चर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, इससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वेयर, इन सब एस्पेक्ट्स को टच करोगे ना तो इजीली पॉइंट जनरेट हो जाते हैं प्रीलिम्स के नॉलेज से, ठीक है। तो यहाँ पे वाई वाला एस्पेक्ट टच करेंगे तो कह सकते हैं कि इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, जो लॉस ऑफ लैंड हुआ, इरोजन, मतलब कि लैंड राइट्स एंड इरोजन, एंड ट्रेडिशनल जो ऑटोनॉमी इनकी चली गई, ठीक है, वही सोशल एस्पेक्ट, या कह सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो इनके लेवल पे होती थी उसमें आप ना इंटरप्शन कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो, ब्रिटिश कर रही थी। तो ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एंड अनरेस्ट हुआ एंड उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेड एक तरह से ना अर्लीस्ट लोकली ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इन लोगों ने शो किया, ठीक है। ऑल्दो इट लिमिटेड सक्सेस के बारे में वी विल टॉक इन द कंक्लूजन। फिर बॉडी में आपको पता है दो कोर डिमांड जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रीजंस क्यों इन्होंने ट्राइबल जो है रिवोल्ट करा इंडिया में, एंड लिमिटेड सक्सेस के रीजन क्या थे। और मैं इस चीज़ को कहूँगा कि लिमिटेड सक्सेस जब वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो सिग्निफिकेंस या जो भी लिमिटेड सक्सेस जो मिली ना, मतलब कि एक तरफ तो फेलियर हमने दिखा दिया, लेकिन जो सक्सेस भी थोड़ी बहुत मिली ना उसके बाद, पोस्ट इनके रिवोल्ट के बाद, तो वो दिखाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। वो कम होना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स ही होने चाहिए, बट होने चाहिए, ठीक है, तीसरा डायमेंशन। एंड देन वी कैन कंक्लूड, या ऐसे कर सकते हैं, पहले लिमिटेड सक्सेस में हम दिखा सकते हैं कि सफलता क्या मिली 2-3 पॉइंट्स में, एंड देन मोस्टली जो एक काइंड ऑफ फेलियर रहा उसका रीजन हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इंडिपेंडेंट हो बट रेलिवेंट रहना है बस। एंड कंक्लूजन सिंपल है कि जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि स्केड्यूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में पास हुआ, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ऐसे आप लोग अगर थोड़ा बहुत गूगल करोगे ना तो कर लेना, यहाँ पे ना इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है। देन इसमें बस एक चीज़ याद इंक्लूड करूँगा कि कंक्लूजन में कोशिश करो ना सिग्निफिकेंस जो है फर्दर जनरेशन के लिए क्या था, इनफैक्ट अभी के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि स्वराज, सेल्फ गवर्नेंस, दैट इज इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इन्होंने ही स्टार्ट किया, कह सकते हैं ना। मतलब कि इनकी अगर टोटल देखो जब से इन्होंने शुरू किया है तो लिटरली इन्होंने वर्ड स्वराज ना यूज़ किया हो, जो कि क्या कहा जाता है कि तिलक एंड ऑल जो एक्सट्रीमिस्ट आए तो उन्होंने इन चीज़ों को प्रोनाउंस किया और इसको पॉपुलराइज किया, बट शुरुआत तो इन्होंने ही की ना। तो हम ये शो कर सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ लिमिटेड सक्सेस embodied द टाइमलेस इंडियन क्वेस्ट फॉर स्वराज, ठीक है, जिसको हम सेल्फ रूल कहते हैं। और एक तरह से इन्होंने सिंबलाइज किया कि असर्शन ऑफ इंडियाज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड जो मतलब कि जो डिप्राइव्ड या मार्जिनलाइज्ड है ना उनकी वॉइस को इन्होंने रेज किया उस समय में जब इतनी जागरूकता अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी और ब्रिटिश कितना माइटी था, ठीक है। तो ऐसे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। और इसको आज के समय में जैसे स्वराज, ठीक है, या आपको पता है अभी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स आया, या सॉरी
फॉरेस्ट राइट, हाँ 2006, तो उसका इंस्पिरेशन इन्हीं रिवॉल्ट से आया ना, ऐसे कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो शेड्यूल स्टेटस दिया गया, या ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन वगैरह करा गया, दिया गया, तो वो सारी चीज़ें उन्हीं मूवमेंट से ना, इनके कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए ही बताया गया ना, मतलब लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो यही है, टॉपर्स कॉपी वही होगी, सिंपल है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने, इनका लग रहा है ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो ज्ञानेंद्र जो है पांडे का इन्होंने नाम यूज़ किया है, स्कॉलरली एक टच दिया है। एंड ऑटोनोमस था ये मूवमेंट, ऑटोनोमस मतलब कि ऑटोनॉमी के लिए काइंड ऑफ था ये, ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, एंड मीन्स फॉर सेफ गार्डिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्चर भी बचाना था, बस ये नहीं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशियो रिलीजियस में कल्चर को भी शो करना है, ठीक है, रिलीजन उसका पार्ट है, और कस्टम्स ट्रेडिशन ये सारी चीज़ें। देन देखिए बहुत चालाकी से इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही मैप बना के शो कर दिया। एंड एक चीज़ मैंने इसमें ध्यान से देखा था कि अलूरी सीताराम राजू, इन्होंने रंपा रेवेलियन नहीं लिखा है, इनको याद नहीं रहा होगा, तो इन्होंने चालाकी से बस नाम लिख दिया कि लीडर कौन था। गेटिंग माई पॉइंट, तो चलता है, इतना नहीं है कि हाँ अब रंपा नहीं होगा तो हम लिखेंगे नहीं, जो याद आ रहा है डाल दो। मैप ऑफ इंडिया, देन रीजन्स ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट इन इंडिया, पॉलिटिकल रीजन्स, उसी तरीके से इन्होंने सीधा रीजन्स पे आ गए, एंड हर एक को ना पॉइंट सब्सटेंशिएट किया है। अलूरी सीताराम राजू अगेंस्ट मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, हर पॉइंट को। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइज, ये कॉर्नवालिस कोड, जुडिशियल सिस्टम को भी इंक्लूड किया, इसका रीजन कोल म्यूटनी बताया। डिवाइड द लैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, ये वर्ड क्या है, आर्टिफिशियली, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा ये है क्या, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या है, मतलब लैंड राइट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। संताल परगना एंड गोंड म्यूटनी इसकी वजह से हुआ। फिर सोशल रीजन्स हम देख सकते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज, इसकी बात हमने की है। ट्राइबल जो सेक्रीफाइसेस ये लोग देते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी देते आ रहे हैं, तो अब तो शायद बंद हो गया होगा, तो वो भी एक रीजन है जिसमें रुकावट डाल रहे थे ब्रिटिशर्स। इकोनॉमिक रीजन्स आपको पता ही है, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से इनको इश्यूज हो रहा था, जमींदारी, रैयतवारी एंड मालवारी, बहुत अच्छे से दिखा दिया। देखो इम्पोवरिस जो मेंट ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल लैंड, जो लैंडेड क्लैन, अच्छा ठीक है, मतलब इस तरह से 3-4 पॉइंट्स इन्होंने जनरेट किया। फिर रीजन्स पे आगे लिमिटेड सक्सेस का, और बहुत अच्छे से यार, बहुत सुंदर। देखो आप लोग, रुको मैं आप लोगों को ऐसे शेयर कर देता हूँ सो दैट आप लोग देख पाओ। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीन पे है ये। देन हम आते हैं इसमें, इस सेकेंड पेज पे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वही चीज़ें हैं, बस अच्छे से ऐसे बॉक्स में बना के शो करना। प्रेजेंटेशन देखो, ये जमींदारी वाला। देन ये द लास्ट पार्ट इज 6 पॉइंट्स इसमें लिखे इन्होंने, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। 6 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, इसमें इन्होंने 3 मतलब मेजर डायमेंशंस में ब्रेक किया है। पहला पॉलिटिकल है, दूसरा सोशल है, एंड तीसरा इकोनॉमिक रीजन, और हर एक में 2 से 3 पॉइंट जनरेट किए, ठीक है। तो ये इनका तरीका था, एंड देन ये कंक्लूजन है, ठीक है, यही है पूरा ये क्वेश्चन। चलते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। पहला आर्टिकल है कि ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो बढ़ गया है, दैट इज 93% इन सितंबर, मतलब कंपैरिजन जब 2024 के सितंबर से कंपेयर किया गया तो ये 93% बढ़ गया। हम इस मामले को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, इतना बड़ा भी इशू नहीं है, बट थोड़ा सा एग्जैजरेट मुझे लगता है न्यूज़पेपर ने किया है। देखेंगे और समझेंगे कि क्या है कैसे है, और इससे रिलेटेड 2 PYQs करेंगे, BOP देखेंगे, करंट अकाउंट देखेंगे, काइंड ऑफ मैं एक तरह से रिवीजन करा दूंगा। एंड देन वी हैव कैपिटल अकाउंट, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे बच्चे जो मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो CSP, C फॉर करेंट, ये आपका करंट आ गया। S फॉर स्टैटिक, जिसमें BOP, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड देन PYQ। यही मेरा मतलब तरीका था। प्रीवेल जो था 2025 अटेम्प्ट से पहले मैं बच्चों को इसी तरह से वीडियो बना के देता था। तो करंट को स्टैटिक से लिंक किया, एंड देन उससे PYQ सॉल्व करवाया, यही था पूरा आइडिया। तो वही करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे हम इसे, मैं पूरा इसको प्रीलिम्स स्पेसिफिक बना दूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम करीब आएंगे।
प्रीलिम्स के। देन वी हैव द सेकंड आर्टिकल, ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिजिकल जो उनको जो पैसे मिलते हैं, फंड्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से हम एनालाइज करेंगे जो कि इस आर्टिकल में किया गया है, एंड वे फॉरवर्ड क्या है उसको भी देखेंगे। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, आपको पता है चाइना ने WTO में कंप्लेन इंडिया के अगेंस्ट जो सब्सिडीज इंडिया देती है ईवी जो बैटरी सेक्टर है इन सारी चीज़ों में, ठीक है, सॉरी, तो उसको हम पढ़ेंगे और ये आप GS3 के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। ओके, देन वी हैव इम्पॉर्टेंट लोकेशन है सीरिया में, 2 बेस हैं, एक नेवल एंड सेकेंड वन इज एयर बेस है, रशिया का रहा है हिस्टोरिकली, ठीक है, बट अभी जो डेवलपमेंट है उसको भी देखेंगे कि रशिया में ना रेजिम चेंज हुआ है, तो उसको देखेंगे। देन वी हैव फिफ्थ आर्टिकल, ये स्पोर्ट्स जो न्यूज़ है ना आजकल UPSC को भाने लगा है, तो थोड़ा बहुत जो ब्रॉडर चीज़ें हैं ना उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अब हर एक स्पोर्ट्स इवेंट को हमें नहीं फॉलो करना जैसे हम स्टेट PCS में करते हैं, बट UPSC में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंडिया ना इसने अपना मतलब कि एक तरह से भेजा है, रिक्वेस्ट भेजा कि हमें 2030 में करने दीजिए, एंड देन जो है 2036 में भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम उसमें ओलंपिक्स जो है इंडिया में अहमदाबाद में उसको करवाएं, तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस 93% इन सितंबर एज सर्विसेज स्लम्प, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो India's trade deficit widened by 93% in September 2025, reaching 16.6 billion, up from 8.6 billion। अगर सितंबर 2024 की बात की, कंपैरिजन क्या हो रहा है उस लास्ट फिजिकल ईयर के सितंबर मंथ के, तो उस समय 8.6 बिलियन ही थी ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या है इसको भी हम समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझो कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं ना उसमें हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। 8.6 बिलियन था और इस साल ऐसा हो गया है। दिस सर्ज अकर्ड बिकॉज इम्पोर्ट्स आउटपेस्ड एक्सपोर्ट्स। आपको पता है हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, खास करके जो हमारा मर्चेंडाइज जो गुड्स वाला एस्पेक्ट है ना उसमें हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, सर्विस में तो हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इवन दो एक्सपोर्ट्स ग्रू स्लाइटली बाय 0.8%, ठीक है, मतलब कि इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ऑल दो जो एक्सपोर्ट भी है ना हमारा, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है चलो बता ही देता हूँ, कितना हमने बेचा और कितना हमने खरीदा दुनिया में, मतलब कि इंटरनेशनली हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो ये इंडिया का ना नेगेटिव है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, नेट इंपोर्ट मतलब नेट जो कह सकते हैं इंपोर्ट जो है ना वो नेगेटिव है क्योंकि एक्सपोर्ट कम है। तो यही दिखा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो 93% बढ़ गया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सितंबर, ठीक है। ओके, द सर्विस सेक्टर विच यूजुअली सपोर्ट्स इंडियाज ट्रेड बैलेंस, ये हमारा स्ट्रेंथ है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, इस ईयर के इकोनॉमिक सर्वे से इंडिया का रैंक क्या है सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में, एंड परसेंटेज क्या है वर्ल्ड वाइड। मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है, डेफिनेटली बताना है। कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5.5% इन सितंबर 2025, ठीक है। द सर्विस सेक्टर विच यूजुअली सपोर्ट्स इंडिया ट्रेड बैलेंस कॉन्ट्रैक्टेड बाय 5.5% इन सितंबर 2025, ठीक है। हाँ, ये रहा। इसका रीजन आपको पता है, एक मेजर रीजन है कि सितंबर वो मंथ है, आपको पता होगा जब से ट्रंप ने लगाया है ट्रेड बैरियर्स ऑन इंडिया, तो ये पहला मंथ है, पूरा मंथ है जिसमें उसका इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। अगस्त में कब से स्टार्ट हुआ था बताना, तो ये भी क्वेश्चन है, चलिए बताइए कब से ट्रंप का जो 50% टैरिफ जो फर्स्ट टाइम लगाया था वो कब से एप्लीकेबल हुआ था इंडिया पर, ठीक है। लेट अस गो टू द सेकेंड थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अगर 6 मंथ्स का हम कंपैरिजन देखें ना, मैंने बोला एग्जैजरेट किया गया है, तो ठीक है 6 मंथ्स का अगर कंपैरिजन देखें इस फिजिकल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो कम हुआ है 2.3%, इंडिकेटिंग अ पार्शियल रिकवरी, ठीक है। इस आर्टिकल के डेटा में नहीं जाना है, हेल्थ ऑफ इकोनॉमी समझनी है, उसकी बेसिक समझनी है, एंड प्रीवियस ईयर करना है, इससे ज़्यादा नहीं है कि हर चीज़ को आप लिखोगे, नहीं है लिखना, ये सब कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की, नोट्स नहीं बनानी है, नहीं याद रहेगा और पूछता भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है,
बस समझना है कि हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, ठीक है, हम सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वही हमारे ट्रेड बैलेंस को देखता है, मतलब कि संभालता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बीओपी हम देख लेते हैं, रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेसिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, जितना हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दुनिया के साथ, ठीक है, ठीक है, करेंट अकाउंट के थ्रू या कैपिटल अकाउंट के थ्रू, उसको उसी को बीओपी कहा जाता है। रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स, मतलब भारत के अंदर जो लोग हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बेसिक है। इसको डिवाइड करते हैं मेनली करेंट अकाउंट में एंड कैपिटल अकाउंट में। करेंट अकाउंट क्या होता है, सिंपल है, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हम करते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, और बेसिकली इसमें इनकम फ्लो होता है, ठीक है। एंड कैपिटल अकाउंट क्या है, इसके बारे में बता देता हूं, जहां पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो और लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे ऑनरशिप की बात होती है, यहाँ इनकम है, जैसे कि आपने कितना कमाया, कितना आपको रेवेन्यू एक्सपोर्ट पे जनरेट हुआ, ये है करंट अकाउंट। यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि आपकी ऑनरशिप, उसको देखा जाता है, लॉन्ग टर्म वाली चीजें, ठीक है, यही है बेसिक डिफरेंस। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा एक मैंने इमेज लाया है, देख लीजिए आप लोग। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया है, दिस वन, ठीक है। सो लेट अस सी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड, मतलब दो जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं इसके अंदर, उसका जो कंपोनेंट है, तो नेट इनविजिबल्स जो है ना, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो नेट विजिबल्स जो दिखता है हमें, और नेट इनविजिबल्स जो हमें नहीं दिखता है, ऐसे इनकम जो हमें नहीं दिखता है, मतलब समझ रहे हो ना, एंड ये दिखता है। तो गुड्स, ट्रेड इन गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब देखो ये बस गुड्स की, सामान, प्रोडक्ट ऐसा है, मर्चेंडाइज वो दिख रहा है हमें, तो उस बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहते हैं, उन गुड्स का जो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो, इसको बस बीओटी कहते हैं। देखो अब इसमें गुड्स ही है, देयर इज नो सर्विस, सर्विस के लिए ये आ गया, ठीक है, नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। एंड देन जो नेट ट्रांसफर है ना, प्राइवेट ट्रांसफर, पेमेंट्स, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस आपको पता है ना, ये करंट अकाउंट का पार्ट है, इनकम ही ट्रांसफर कर रहे हो ना, इनकम ध्यान में रखना, करंट अकाउंट मतलब इनकम, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, जो फ्लो ऑफ कैपिटल, दैट इज ऑनरशिप पे ध्यान रखना, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे देखो फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है एफडीआई, ठीक है, एंड देन एफआईआई, ठीक है, देन वी हैव आईएमएफ का जो एसडीआर होता है ना, वो भी इसी के अंदर आता है। ईसीबी जो आपने पढ़ा होगा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, वो भी इसके आगे, मतलब इसमें आता है। और जो एनआरआई डिपॉजिट करते हैं ना इंडिया में अपनी मनी, उसको हम कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं, बट मेनली यही 4-5 चीजों पे फोकस करना है। ओके, समझ आ गया होगा, इनकम और ऑनरशिप, इस पे फोकस करना है, डिफरेंस पता चल जाएगा इजीली। आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है कि विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंटाइज इंपोर्ट्स। ये आपको करना है, मैं नहीं बता सकता, अभी हमने डिस्कस किया है। India's imports of iron and steel, chemicals, fertilizers and machinery have decreased in recent years. एक बार जस्ट सोचो कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घट जाएगा, सोच लिए, ठीक है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, दैट इज इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, अभी डिस्कस किया है, मैं नहीं बताऊंगा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी बात अभी की गई है, तो इसको आप देखिएगा, सॉल्व करना है, 2020 का क्वेश्चन है। देन वी हैव द बीओपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और करेंट अकाउंट में कौन से आते हैं ये आपको करना है, ठीक है, और ये आंसर है, पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर आंसर देख लीजिएगा। चलते हैं हम सेकेंड आर्टिकल पे। ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल आज का है, बहुत अच्छे से फ्लो में लिखा गया है, प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई कराया गया है। पहले तो ये पोजीशन क्या है जो म्यूनिसिपैलिटीज के जो फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में, एंड देन उनका कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा कहाँ से मिलता है उनको, ठीक है, देन उनके प्रॉब्लम्स को गिनाया गया है, एंड फिर उसके बाद सॉल्यूशंस की भी बात की गई है, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो भी इसमें है। हम जो है स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री, उनसे हम सीख सकते हैं। सो लेट अस सी, मैं एक फ्लो में ही इस आर्टिकल को करते हैं, एंड बिल्कुल ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के फैक्चुअल मतलब कि अगर देखें फैक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
सो कंटेक्स्ट देखते हैं कि अर्बन इंडिया कंट्रीब्यूट 66 पॉइंट, मतलब कि 2/3 जो है ना, नियरली 2/3 जीडीपी को वो कंट्रीब्यूट करता है। ध्यान से सुनिएगा किसकी बात हो रही है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोगों को पता होगा तो ईयर बताना कि उसमें जो है म्यूनिसिपल जो है म्यूनिसपैलिटी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है ना अर्बन एरियाज में, उस पे उसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया उसको। तो अलग अलग तरीके से जो है ना उसको गवर्न किया जाता है। आप लोगों को पता होगा मल्टीपल वेज होता है। तो उसी उनके जो है ना उनके पास जो रिसोर्सेस है, उनके पास जो इनकम है बहुत लिमिटेड है। उसी चीज़ को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया जा रहा है और कैसे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं इसको भी दिया जा रहा है। और मैं इस आर्टिकल को क्यों लाया हूँ, क्योंकि मेंस में GS2 में ये बहुत हाईलाइटेड। आप PYQ अगर उठा के देखोगे ना तो दिखेगा, एक से दो से तीन बार, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से 3 बार म्यूनिसपैलिटीज के फिजिकल हेल्थ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामीण इलाकों को पैसे मिलते हैं अच्छे से, मतलब कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है दैट इज अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, उनको पैसे ठीक ठाक मिल रहे हैं। उनको मतलब कि जो फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, अच्छे खासे मिलते हैं एज कम्पेयर टू म्यूनिसपैलिटीज। म्यूनिसपैलिटीज पिछड़ जाता है, ऑल तो इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, देखो 66% के आसपास GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट देखो म्यूनिसपैलिटीज कंट्रोल 1% से भी ज़्यादा नेशनल जो टैक्स रेवेन्यू वो कंट्रोल करता है। कितना स्टार्क डिफरेंस है, ठीक है। सिटीज रिमेन फिजिकली वीक, फिजिकली मतलब समझते हो ना, पैसे उनके पास नहीं होते हैं। मैं सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ इस आर्टिकल में जो है। चलो शुरू करते हैं इसको। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो 66% GDP का आपको पता है जो म्यूनिसपैलिटी जो कंट्रोल करता है ना, ये डेटा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। Cities remain physically weak due to the over centralization of taxation powers. 73rd 74th अमेंडमेंट किस पर्पज से आया था? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़े, पीपल का रोल बढ़े, ठीक है, गवर्नेंस में, लोकल सेल्फ जो गवर्नेंस है उसमें। बट आपने क्या किया कि सेंट्रलाइजेशन ही बहुत ज़्यादा हो गया। हम देखेंगे कैसे हुआ, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बताऊंगा नहीं। देन वी हैव डिपेंडेंस ऑन हायर गवर्नमेंट। अब सेंट्रलाइजेशन हो गया, टैक्स के पावर्स जब ट्रांसफर हो गए, मतलब सही से याद, पहले तो सही से ट्रांसफर हुए नहीं, और पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर्स आपने दिए थे वो भी चला गया GST के थ्रू सेंटर या स्टेट के पास। तो उसको भी हमें देखना है, ठीक है। तो करेंट फिजिकल सिचुएशन अगर देखें तो म्यूनिसिपल फाइनेंस डिपेंड्स ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स, लोन्स एंड स्कीम्स, ठीक है। जो सरकार करती है, ये जो लोन लेते हैं स्कीम्स के थ्रू जो पैसे आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो मेनली इसको शहरों को सफाई के लिए लाया गया, तो इसमें कुछ जो पैसे आते हैं म्यूनिसपैलिटीज को मिलते होंगे सफाई के लिए, ठीक है। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम टू मेक म्यूनिसपैलिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये था मतलब कि ये गोल था, एम यही था। बट फिजिकल डिवोल्यूशन रिमेन्स लिमिटेड, मतलब कि डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप जो पावर्स ट्रांसफर कर रहे हो ताकि वो टैक्स के थ्रू जो पैसे है वो जुटा पाए, ठीक है। लॉस ऑफ रेवेन्यू पोस्ट GST की वजह से जो म्यूनिसपैलिटीज हैं या म्यूनिसिपल जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको घाटा हुआ इस सेंस में। देख लीजिए कैसे। आफ्टर GST म्यूनिसपैलिटीज लॉस्ट नियरली 19% ऑफ ऑन रिसोर्स रेवेन्यू सोर्सेज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ, अगर GST की बात की जाए तो इसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि जो फिजिकल हेल्थ है ना म्यूनिसपैलिटीज की, म्यूनिसिपल बॉडीज की, वो कम हो गई इसकी वजह से। ऑक्ट्रॉय, अब बताओ ये क्या होता है? इसको ये किस तरीके का टैक्स है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये है जब एंट्री करते हो ना किसी शहर में, किसी भी अर्बन इलाके में, या एग्जिट करते हो जो गुड्स के साथ, तो ये टैक्स जो है मतलब लगाया जाता है। एंट्री टैक्स मतलब कि यही है, दोनों को ऐसे देख सकते हैं। लोकल सरचार्जेस सब्ज्यूम्ड अंडर GST, ठीक है। ये सब चले गए GST में, जो म्यूनिसिपल बॉडीज के पास हुआ करते थे सोर्सेस ऑफ इनकम। अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, ठीक है, और भी 2-3 टैक्सेस होंगे जो वो मतलब कि उसके थ्रू पैसे जुटाता है, ध्यान रहे। ये सब चले गए GST में। एंड प्रोमिस जो कंपनसेटरी ट्रांसफर होने थे GST के अंदर, जो वादा किया गया था, वो अभी तक टू लोकल बॉडीज लार्जली बाईपास देम, टिपनिंग डिपेंडेंस ऑन स्टेट एंड सेंटर।
ठीक है, समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चरल फ्लॉज देख लेते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन हायर गवर्नमेंट्स, वीक फिजिकल बेस एंड वर्टिकल इम्बैलेंस। ठीक है, नैरो रेवेन्यू बेस। अब देखो ये देख लेते हैं। अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना, मैंने बताया था हमारे पास है ही, मतलब म्यूनिसपैलिटीज के पास है ही ओनली 20 to 25% ऑफ टोटल सिटी रेवेन्यू, मतलब कि 1/4 ही ये जितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो। बाकी रेवेन्यू कहाँ से आ रहे हैं? ग्रांट से आ रहे हैं, सेंटर या स्टेट भेजता है। तो लगभग लगभग 75% के आसपास ये आप एक तरह से डिपेंडेंट हो। यही डिपेंडेंसी की बात की गई ना, हमें इंडिपेंडेंस कोई टाइम लिमिट नहीं, कब मिलेगा, कैसे प्लान करेंगे, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है ना बहुत, मतलब कि इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितना प्रॉपर्टी टैक्स मिल रहा है उसमें 20 से 25% ही टोटल जो है सिटी रेवेन्यू का वो हो पा रहा है। एंड जो है ऑलरेडी हमने देखा जीएसटी में ट्रांसफर हो गया था पहले जो था। फ्लॉड क्रेडिट रेटिंग, अब इसको भी मुझे समझाना है कि ग्रांट्स ट्रीट, एक मिनट, ग्रांट्स ट्रीटेड एज नॉन रेकरिंग इनकम लोअरिंग क्रेडिट वर्दीनेस। अब मैं एक चीज समझा देता हूँ। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है ना, मतलब कि ग्रांट्स जो है दिया जाएगा ऐसा वादा किया गया था। इवन जीएसटी में भी ऐसा वादा किया गया था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, मतलब कि ताकि स्ट्रेंथन कर पाए, ताकि उनको पावर मिल पाए, तो इस तरह से डायरेक्टली ना लिखा गया हो, बट एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज भी दिया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट जो है, मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स है आज के समय में। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू आप जो है ना म्यूनिसपैलिटीज पैसे उठा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, उसमें एक क्रेडिट, मतलब कि एजेंसीज क्रेडिट देती है तभी कोई म्यूनिसिपल बॉडी जो है ना पैसे उठा पाती है, मतलब उससे इम्पैक्ट होता है। जैसे आपको पता होगा लोन जो हम उठाते हैं तो एक सिविल स्कोर होता है, तो उसी तरीके से ये रेटिंग्स जो है ना इम्पैक्ट करती है कि कितना लोन मिलेगा, मतलब कि एक पार्टिकुलर म्यूनिसिपल बॉडी को। अब जो ये सिस्टम बनाया गया है ना क्रेडिट का, तो इसमें दो चीजें मुझे मेनली डिस्कस करनी है। पहला है कि जो फंड्स आते हैं ना, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है डेफिनेशन में। मतलब कि आपका जो सोर्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स, वहीं तक उसको रखा गया है। मतलब डेफिनेशन ही जो है क्रेडिट वर्दीनेस की, जो ये रेटिंग एजेंसीज दे रही है, वो क्या है, नैरो है। मतलब कि ओनली ऑन इट्स ओन जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो ना, उसी को कंसिडर किया जाता है। और वो है कितना? 20 से 25%। ठीक है, विच इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स या और भी जो छोटे मोटे टैक्स जो अभी बचे हुए हैं। एंड जो ग्रांट्स मिल रहा है उसको नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, ग्रांट जो मिल रहा है ना वो नॉन रेकरिंग इनकम है, मतलब कि वन टाइम इनकम है, उसका मतलब है। बट आपको पता है कि जो ग्रांट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट्स अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आप उसको वन टाइम ग्रांट में कैसे काउंट कर सकते हो? तो ऑल टुगेदर जो क्रेडिट दी जा रही है ना, उसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है ना, वही सही, उसका प्रोसीजर ही सही नहीं है, जज करने का प्रोसीजर ही नहीं सही है, इसीलिए इशू आ रहा है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड का जो फायदा है वो सही से उठा नहीं पा रही हमारी अर्बन लोकल बॉडीज। देन हम चलते हैं, ओके सो ये सारी चीजें देख लिया, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में पता है। स्टेबल रेवेन्यू, मतलब कि प्रोमोटेड एज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ लोकल फाइनेंस, बट सिटीज लैक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट कंप्लायंस, trustworthy credit worthiness, and without fiscal reform municipal bonds cannot become credible instruments। मैंने बताया दो मेन रीजंस। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे पे। बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैंने बोला डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड, जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, मॉडल है। सिटी जो है ना खुद लेवी करता है, कलेक्ट करता है टैक्सेस डायरेक्टली, ensures transparency, accountability and fiscal health, transfers from high governments are treated as rights not charity। जो हमारे यहाँ जो है ना नन रैकरिंग इनकम देखा ना, वो उसको एज अ चैरिटी देखा जाता है, बहुत दया कर रहे हैं। बट आपको नहीं पता है कि आप 66% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो स्टेट एंड सेंटर को, तो इस बेसिस पे कैसे चैरिटी हो गया? लोकल टैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इन कंट्रीज में लोकल जो टैक्सेशन है उसको वेलफेयर स्टेट से देखा जाता है, इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, वे फॉरवर्ड यही है, रिकॉग्नाइज करो जो प्रॉब्लम्स हमने देखा, ग्रांट्स एंड शेयर टैक्सेस एज लेजिटिमेट इनकम होनी चाहिए, ना कि चैरिटी होनी चाहिए, नॉट चैरिटी बट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट। रिफॉर्म सिटी क्रेडिट रेटिंग्स, इसकी तो हमने बात कर ही ली। ठीक है, नैरो इसकी जो डेफिनेशन है पहले उसको थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है। एंड एम्पावर म्यूनिसिपल बोरोइंग,
अलाउ यूज ऑफ जीएसटी कंपनसेशन और स्टेट शेयर एज ए कोलेट्रल फॉर बॉन्ड्स, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथन फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है, रिस्टोर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड फिजिकल ऑटोनॉमी एट द लोकल लेवल। यही 3-4 पॉइंट्स आप वैसे भी नॉर्मली जनरेट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को देखते हुए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। चाइना ना इंडिया के अगेंस्ट जो है ना कंप्लेंट डाला है डब्ल्यूटीओ के अंदर। आपको पता है डब्ल्यूटीओ, बेसिक्स पता होगा, ठीक है। सो China has filed a WTO complaint against India over electric vehicles and battery subsidies, alleging discrimination against foreign companies, firms. सिंपल है, हम जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बैटरी जो है इंडिया में प्रोड्यूस हो पाए, लोकली हम मैन्युफैक्चर कर पाए, तो बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं जिसके थ्रू जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है, इंकरेज किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो कुछ के नाम बताओ जो कि ईवीज को के रिगार्डिंग जो है गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। एक तो सबसे पहले दिमाग में आता है फेम, ठीक है, और भी है पीएलआई होगा, और भी जीएसटी में भी रिडक्शन कर रखा है, मतलब किस तरह से हेल्प कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं, ठीक है। और एक है पीएम ई ड्राइव, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हो कि कैसे हम ईवी जो है ना सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट के साइड से कैसे सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। तो चाइना इसी को लेकर कंप्लेंट डाला इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया कॉमर्स मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि इस चीज़ को रिव्यू करेंगे डिटेल, जब सबमिशन जो चाइना डाला उसको पढ़ेंगे समझेंगे। एंड चाइना ऑल्सो लॉन्च्ड सिमिलर कंप्लेंट अगेंस्ट, बस इंडिया के अगेंस्ट नहीं डाला है, तुर्की, कनाडा एंड द ईयू, ठीक है। तुर्की, ठीक है, मतलब इसमें हमें नहीं जाना, बस बेसिक्स था। एंड इसमें डेटा दिया हुआ है कि कैसे इंडिया का जो है ना चाइना एज ए ट्रेड पार्टनर रहा है 1-2 सालों में जो स्टडी हुई है। तो चाइना सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, पहला कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए। हम हैवीली इंपोर्ट करते हैं और वो बढ़ ही रहा है, इंपोर्ट जो हम चाइना से करते हैं वो बढ़ ही रहा है, एंड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो घट रहा है। एंड टोटल जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो 100 बिलियन के आसपास, इतना तो ट्रेड नहीं हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, उतना हमारे पास डेफिसिट है हम जब चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। तो दिस शोज ओवर डिपेंडेंस, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट से देखो तो सही बात नहीं है, हमें सेल्फ रिलायंट इसीलिए होना है, ऑल्दो हम बोलते हैं बट ज़्यादा चेंजेस आ नहीं रहे। 100 बिलियन समझते हो, ट्रेड नहीं होता है कंट्रीज के बीच में, बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में, यहाँ पे आप डेफिसिट में ही हो, ठीक है, यही है। और ये जो प्रोसीजर होगा ये कंप्लेंट का, तो पहले जो है सबमिशन किया गया बाय चाइना, एंड उसके बाद कंसल्टेशन होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। अगर डिस्प्यूट सेटल वहीं हो गया तो मतलब कि खत्म, नहीं हुआ तो फिर इफ द कंसल्टेशन रिक्वेस्टेड विथ इंडिया डू नॉट रिजल्ट इन अ सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन, द ईयू कैन रिक्वेस्ट द डब्ल्यूटीओ सेट अप अ पैनल इन द केस ऑफ रूल ऑन द इशू रेज्ड, ठीक है। इसके बाद अब पैनल बनेगी, पहले तो दोनों पार्टीज बैठेंगी, इंडिया एंड चाइना, कोशिश करेंगे कि इसको रिजॉल्व कर ले, अगर नहीं होता है तो फिर पैनल बनेगी। इसी तरीके से प्रोसेस होता है, 3-4 प्रोसेस, किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। अब ये मामला न्यूज़ में रहेगा तो इसे अच्छे से हम देख लेंगे कि पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, और फिर पेनल्टीज, कॉम्पनसेशन, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, लास्ट में यही होगा ना, ठीक है। चलते हैं, ये डेटा देख लीजिएगा। फिर 2 है इंपॉर्टेंट बेस, मैं एक बार आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ। मेडिटेरेनियन सी आपको पता है, सीरिया है, यहाँ बॉर्डर शेयर करती है। सीरिया जो है ना उसमें बहुत सालों से अल असद जो है वो रूल करते थे, लास्ट ईयर उनको हटा दिया गया, ठीक है, वो मतलब उनको भगा दिया, और अल असद को रशिया सपोर्ट करता आ रहा है। रीजन बिंग, अल असद की जो गवर्नमेंट थी वो रशिया को एक तो नवेल बेस एंड दूसरा एयर बेस दिया करती थी, ठीक है, जिसका नाम है टार्टस, ठीक है, जो नेवल बेस है, एंड एयर बेस जो है हेमीम, इसका आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना, बट इसको जॉट डाउन कर लेना। ये सीरिया रहा, लेबनान के साथ इधर बॉर्डर शेयर करती है, इधर इजराइल है, इधर जॉर्डन है, इधर इराक है, ठीक है। एंड आपको पता होगा एलेप्पो, क्वेश्चन PYQ में आ चुका है, ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो नए प्रेसिडेंट बने ना वो अभी मॉस्को गए थे, और कहा जा रहा है कि इन चीज़ों पे भी डिस्कशन होगा कि जो इन 2 बेसिस को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, आप पोस्ट अल जो असद हैं उनके रिमूवल के बाद से, तो अब क्या जो है डायनामिक्स होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इस पर अगर डिस्कशन हुआ तो मे बी रशिया अगेन इन बेसिस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एक है नेवल बेस और दूसरा एयर बेस, ठीक है, समझ आ गया। चलते हैं 5th आर्टिकल पे, एंड ये सिंपल सा है कि इंडिया जो है ना अपनी दावेदारी पेश करी है कि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, ठीक है, उसका जो है इंडिया होस्ट करेगी। अब आप लोगों के क्या पास क्वेश्चन है PYQ में, कॉमनवेल्थ
जो है वो कंट्रीज़ में क्या बस ब्रिटिश जिन कंट्रीज़ पे रूल किया है वही इंक्लूडेड है, या अदर कंट्रीज़ भी जो ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज़ नहीं है, ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रही है, वो भी इसका कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का मेंबर है। एक और चीज़ है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है अब। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रही है, कॉमनवेल्थ का पार्ट है। तो 2030 में इंडिया इसको एक तरह से जो है वो होस्ट करना चाह रहा है, मतलब ये फॉर्मेलिटी है, ये होगा ही, कोई कंट्री करना नहीं चाहता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं इन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने में, ठीक है। तो 100 ईयर्स पूरा होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का 2030 में, तो इंडिया इसको होस्ट करना चाहता है, वन थिंग। और ये कॉमनवेल्थ से ज़्यादा 2036 ओलंपिक गेम्स की तैयारी के लिए है, ठीक है, जिसे इंडिया अहमदाबाद में, मतलब अहमदाबाद में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारे पास कि हम इसे होस्ट कर सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर कोई सिटी इंफ्रास्ट्रक्चरली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलप्ड हो चुका है, जिससे कि जिसमें हम गेम्स वगैरह करवा पाए ऐसे इंटरनेशनल लेवल के, तो वो उसमें अहमदाबाद सबसे आगे है, मतलब दिल्ली से भी आगे है। तो दैट्स वाई अहमदाबाद को आगे जो है ना रखा जा रहा है इसके लिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड जो डायमेंशन फैक्ट्री का क्वेश्चन है उसका ब्रेनस्टॉर्म अगर आपने किया है तो उसको भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो आंसर लिखोगे तो उसको भी शेयर कर सकते हो। एंड प्रीलिम्स ड्रिल के लिए रेडी रहिएगा, आपको 5 क्वेश्चंस अच्छे से इन्हीं आर्टिकल्स के बेसिस पे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप लोग तैयार रहना, ठीक है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।